हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका मैथ्स पेडागोजी कहलाता है। यह आपका पेपर 1 में तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि मैथ्स के अंदर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास पेपर 2 में मैथ साइंस है तो भी आपके जो मैथ्स वाले कंटेंट में 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स पेडागोजी के पूछे जाते हैं। आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी डिस्कस करने वाली हूं, जिसके बाद आपको एक अप्रोच मिल जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप मैथ्स पेडागोजी को किस तरीके से हल करें। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ सीटेट 30 डे सीरीज शुरू की थी। अब देखिए ये जो आपकी क्लास है ये आप डे 14 करके आप इसे काउंट कर सकते हैं और मैं वही प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ जो आपकी मैराथन सेशन की प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी ये आपकी सेपरेट वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं मैथ्स पेडागोजी की बात करूं और अगर मैं गणित विषय की बात करूं तो गणित क्या है? गणित एक ऐसा विषय है जिसका नेचर कैसा होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है। देखिए अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी की बात करें, किसी भी विषय के शिक्षा शास्त्र की बात करें तो आपको सबसे पहले उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो समझना होगा। तो आपसे एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन के आ जाता है कि मैथ्स का नेचर कैसा है और कई सारे आपको ऑप्शन दे देते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हमारा जो मैथ्स है वो कैसा है, लॉजिकल है यानी कि तार्किक है। इसमें आप लॉजिक लगा सकते हो, तर्क लगा सकते हो। आपकी चीजें जो है वो रट के नहीं हो सकती। जब तक आप उसे समझोगे नहीं तब तक आपको मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। इसके अलावा देखिए अगर हम गणित की बात करें तो देखिए गणित सीखते कैसे हैं। गणित सीखते हैं, मैथ्स सीखते हैं हम यहाँ पे कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि आप कैसे सीखते हो, आप यहाँ पर मूर्त चीज़ों से आप अमूर्त चीज़ों की तरफ आप गणित को सीखते हो। पर अगर आपको यहाँ पर नेचर पूछा जाए कि मैथ्स का नेचर कैसा है यानी कि गणित की प्रकृति कैसी है, तो आप क्या होगे, अमूर्त है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें आप लॉजिक लगा सकते हो, जिसमें आप इमेजिन कर सकते हो, जिसमें आप और सोच विचार सकते हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें कि मैथ्स के नेचर में और क्या पॉइंट आते हैं, तो देखिए ये जो आपका गणित होता है ये श्रेणीबद्ध होता है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट को लिंक करता है और एक स्टेज से आप दूसरे स्टेज की चीज़ों को लिंक अप करके सीख सकते हो। अब देखिए आप मैथ्स में टेबल सीखते हो, अब क्या टेबल का यूज़ आप एक ही जगह पे करते हो? तो आप कहोगे नहीं, मैथ्स में टेबल का यूज़ कई जगह पे कैलकुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने यहाँ पे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीखा, परसेंटेज में जो हम यहाँ पे जो परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में लगाते हो। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस में लगाते हो। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट को हम कई सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मैथ्स की बात करें, गणित की बात करें तो ये कैसा है, इंक्लूसिव है यानी कि समावेशी है। इसके अंदर हम हर चीज़ों को इंक्लूड करते हैं और पहली बात एक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की भावना नहीं रखते कि इसको आएगा इसको नहीं आएगा। आप हर चीज़ को लॉजिक के साथ देखते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम मैथ्स के मेन यहाँ पे नेचर की बात करें, गणित की जो मुख्य यहाँ पे प्रकृति है इसकी बात करें तो ये क्या है, ये है साइंस ऑफ डिस्कवरी, यानी कि आपके लिए ये क्या है, खोज का विज्ञान है। तो आपको ये कुछ पॉइंट पता होने चाहिए किससे संबंधित, यहाँ पे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से यानी कि गणित की प्रकृति से संबंधित इस टॉपिक का एक क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाता है कि मैथ्स के नेचर में से इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है या फिर इनमें से कौन सा आपका गणित का यानी कि मैथ्स का नेचर नहीं है, तो आपसे ये पूछे जाते हैं। इन पॉइंट्स को आप माइंड में रखोगे और उस हिसाब से आप आंसर दोगे। और मैथ्स सीखते कैसे, हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स सीखते हैं यानी कि सरल चीज़ों से हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखते हैं, या फिर हम एब्स्ट्रैक्ट से यहाँ पे कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट यानी कि मूर्त से अमूर्त चीज़ें सीखते हैं। अब देखिए जब भी आप मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन करो उसके अंदर आप को यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे एनसीएफ 2005 का पूछ लिया जाता है। तो आप कहोगे कि ये तो हमने सीडीपी में पढ़ा है, हमें यहाँ पे मैथ्स में पढ़ने की क्या जरूरत है। एनसीएफ 2005 के अंदर हम लोगों को मैथमेटिक्स क्या, हम लोगों को बाकी सभी विषय के लिए भी हम लोगों को कुछ गाइडलाइंस जो है वो सेट करके दिए गए और गाइडलाइंस के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट बताए गए कि हमें ये विषय इस तरीके से पढ़ाना है। जैसे कि मैथ्स के बारे में क्या बताया गया, गणित
गणित के बारे में ये बताया गया कि गणित को बच्चों के दैनिक अनुभवों के साथ यहाँ पे हमें संबंध करके पढ़ाना है। यानी कि बच्चों को आप जो मैथ्स पढ़ाओ वो बच्चों के उनके जो डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस होंगे उससे कनेक्ट करके आप मैथ्स को यहाँ पे पढ़ाओगे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथ्स जो है क्लासरूम तक सीमित रहे, आपको उनकी नॉलेज को आउटसाइड द क्लासरूम तक यहाँ पे लेके जाना है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या पॉइंट बताया गया है कि हम लोगों को बच्चों के अंदर यहाँ पे उनके विचारों की जो प्रक्रिया होती है, थॉट प्रोसेस जो होता है, उसका यहाँ पे क्या करना है, गणितीकरण करना है, यानी कि उनके अंदर मैथमेटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। ऐसा ना हो कि अगर बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो वो सीधा याद करने को सोचे, वो मैथमेटिकली चीज़ों को सोचे। हमें बच्चे को इस तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहो अपने क्लासरूम में, खास करके जो आपकी प्राइमरी क्लासरूम होती है उसके अंदर आप क्या करो कि मैथमेटिक्स गेम यूज़ कर सकते हो, कोई पजल यूज़ कर सकते हो, कोई एक्टिविटी यूज़ कर सकते हो, ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे और बच्चा खुद उस चीज़ को सीखना चाहे। तो आपके एग्जाम में यहाँ पे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से एक क्वेश्चन आता है और यहाँ पे एनसीएफ 2005 से यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे एनसीएफ के अंदर यहाँ पे मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी कि क्या उद्देश्य है या फिर क्या उद्देश्य नहीं है। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलिए हम आगे के टॉपिक को कवर करें। जब हम किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीएलएम यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, यानी कि शिक्षक सहायक सामग्री होती है, इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैथ्स के अंदर, गणित के अंदर हम यहाँ पे 8 अलग अलग टीएलएम के बारे में देखेंगे। ये टर्म आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में जरूर देखे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में, जैसे कि जियो बोर्ड क्या होता है, टेनग्राम क्या होता है, डाइंस ब्लॉक क्या होता है, ग्राफ पेपर क्या होता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे कि एक टॉपिक दे देंगे कि डेसिमल टॉपिक पढ़ाना है, तो इनमें से कोई 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे कि डेसिमल पढ़ाने के लिए कौन सा टीएलएम सबसे ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे अबाकस किस चीज़ का काम करता है, तो ये सभी हम जरा शॉर्ट में एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक एक को मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ये देखने में दिक्कत ना हो। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर जियो बोर्ड की बात करूँ तो देखिए जियो बोर्ड का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले तो जियो बोर्ड होता कैसा है ये देख लीजिए। जियो बोर्ड एक लकड़ी का इस तरीके से गद्दा होता है जिसके ऊपर कील लगी होती है। इस तरीके से कील बराबर गैप में यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों की लगी होंगी। अब ये जो कील होगी इसके ऊपर बच्चा क्या करेगा, धागा लेगा और धागे से इन्हें इस तरीके से जोड़ के अलग अलग शेप बनाने में इसे बच्चे को सहायता होगी। तो यहाँ पर आप जियो बोर्ड की मदद से बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं। बच्चों को जो 2D शेप्स होती हैं, यानी कि जो ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री में जो आपकी 2D शेप्स होती हैं, इनको सिखाने में हमारे ये जो जियो बोर्ड है इनसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पर ये होते कैसे हैं, इनमें कील लगी होती है और थ्रेड की मदद से, धागे की मदद से बच्चा अलग अलग आकृति बनाता है। जैसे कि इनको जोड़ देगा तो बच्चा यहाँ पे क्या बना पाएगा, स्क्वायर बना पाएगा। तो ये होते हैं आपके जियो बोर्ड। इसके अलावा अगर हम अगले प्रकार को देखें जो कि आपका है 10 ग्राम। 10 ग्राम आपका क्या है, ये भी आपका इस तरीके का आप एक ब्लैंक शीट बच्चे को दे देंगे और इस ब्लैंक शीट में जो ग्लेस पेपर नहीं होते छोटे छोटे, उन ग्लेस पेपर को बच्चा क्या करेगा, अलग अलग शेप में काट के इनमें इस तरीके से जोड़ने की कोशिश करेगा और बच्चा ये देखेगा कि कौन सी आकृति किस जगह पे इस तरीके से फिट हो रही है। अब आप कहेंगे ये और ये सेम है, ये और ये सेम नहीं है। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, इसमें बच्चा जो कलर पेपर होता है उसकी सहायता से यहाँ पर शेप बनाता है और शेप किस हिसाब से बनाता है, जो इसमें फिट हो जाए। तो बच्चे को यहाँ पर एक तो ज्योमेट्री का तो ज्ञान हो ही रहा है, आकृतियों का तो ज्ञान हो ही रहा है, साथ ही साथ बच्चे को जो स्पेक्ट्रल नॉलेज होती है, जो स्थायी बुद्धि होती है, वो भी बच्चे को आती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट होगी, ये भी बच्चा समझ पाता है। आई होप ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा डाइंस ब्लॉक तो आपने देखे भी होंगे, कुछ इस तरीके के आपके ये डब्बे डब्बे होते हैं। इसकी मदद से बच्चा जैसे कि 1s, 10s, 100, 1000 जो ये कॉन्सेप्ट होता है इनको ये समझता है। और यहाँ पर डाइंस ब्लॉक जो होते हैं छोटे छोटे आपके प्राइमरी क्लासरूम में ये होते हैं, ताकि बच्चा उन ब्लॉक्स को जोड़कर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो नंबर सिस्टम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बच्चा उसको सीखता है। इसके अलावा ग्राफ पेपर, जैसे कि इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए ग्राफ पेपर क्या है। ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके से लाइनों का आपका दिखता है।
अब देखिए ग्राफ पेपर का एक तो आप बड़ी क्लासेस में अगर देखो तो अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, साथ ही साथ ग्राफ पेपर की मदद से हम लोग बच्चे को डेसिमल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि दशमलव के अगर आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है, जैसे कि 0.2 और 0.3 को मल्टीप्लाई करना है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए इनमें से सबसे बेस्ट टीएलएम क्या है, तो वो है आपका ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर या फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पर एक और पेपर यूज होता है जिसको बोलते हैं ग्रेड पेपर। ग्रेड पेपर भी आपका ग्राफ पेपर की तरह है, बस ये एक 10x10 का एक फिक्स पेपर होता है जो कि ग्राफ पेपर की तरह दिखता है। तो आपके ऑप्शन में इन दोनों में से एक होगा, ग्राफ पेपर या ग्रिड पेपर, उसमें से एक टिक कर लीजिएगा। इसके अलावा डॉट पेपर क्या होता है? डॉट पेपर इस तरीके का एक पेपर आपको मिलेगा जिसमें इस तरीके के डॉट लगे होंगे। अब आप कहेंगे यहाँ पे भी तो डॉट है, यहाँ पे कील है, यहाँ पे एग्जैक्ट काले कलर के डार्क डार्क डॉट होंगे। आपने देखा भी होगा बच्चों को ये शीट दी जाती है, अलग अलग डॉट दिए जाते हैं, बच्चे इन डॉट को जोड़कर ABCD भी सीखते हैं। इस तरीके से बच्चा जोड़ता है और ABCD सीखता है। तो डॉट पेपर ये हो गए। अबाकस आपने देखा होगा कि एक इस तरीके से गिनतारा होता है जिसकी मदद से हम कैलकुलेशन जो बच्चे की होती है उसको आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो यहाँ पर ये TLM इस तरीके से यूज होता है। नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी आप इससे पढ़ा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और देखना है जिसको हम जियोजेब्रा बोलते हैं। जियोजेब्रा क्या है? एक एप्लीकेशन है। ये क्या है? एक एप्लीकेशन या फिर आप कह लीजिए एक सॉफ्टवेयर है। जियोजेब्रा के बारे में आप अलग से लिख लेना। ये एक आपका क्या है? ये एक आपका सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से जो हमारे ज्योमेट्री के, जो हमारे यहाँ पे स्टैट्स के, जो हमारे यहाँ पे अलजेब्रा के जो कैलकुलेशन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम इजीली बच्चे को समझा पाते हैं। तो इस तरीके से जितने भी आपके यहाँ पे TLM है, ग्रिड पेपर कैसा है? ग्राफ पेपर की तरह 10x10 का एक बॉक्स टाइप पेपर है जिसकी मदद से आप यहाँ पे बच्चे को डेसिमल का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा पाओगे। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे TLM लिखे हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये जो जियोजेब्रा है ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप क्या करोगे, यहाँ पे ज्योमेट्री, इसके अलावा जो आपका स्टैट्स, इसके अलावा यहाँ पे अलजेब्रा, इन सभी का कॉन्सेप्ट आप बच्चे को यहाँ पे पढ़ा सकते हो। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब मैं आप सभी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल डिस्कस करने वाली हूँ जिसको हम वैन हेले का मॉडल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट में होते हैं कि ये जो मैथ्स पेडागोजी आप लोगों को एक्सप्लेन की जा रही है ये पेपर 1 के लिए है या पेपर 2 के लिए। तो देखिए ये कुछ कॉमन ऐसे टॉपिक हैं जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपको अपना बेसिक यहाँ पे रखना है और सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करना है। तो देखिए वैन हेले से रिलेटेड सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने जो अपना मॉडल दिया वो किस चीज पर दिया? इन्होंने जो अपना मॉडल दिया वो यहाँ पे ज्योमेट्री पे दिया, यानी कि ज्योमेट्री पे इन्होंने अपना एक मॉडल दिया और ये बताया कि कोई भी बच्चा जब ज्योमेट्री के अंडरस्टैंडिंग को रखता है तब बच्चा किस तरीके से लेवल के अनुसार बच्चा चीज़ें सीखता है। सबसे पहले जो पहला लेवल रखा वो रखा आपका 0 लेवल, जिसका नाम रखा विजुअलाइजेशन यानी कि जासूसीकरण। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा अलग अलग आकृतियों को देखता है और इन आकृतियों को तुलना करता है या फिर आप कह लीजिए इन आकृतियों को आइडेंटिफाई करता है। इन आकृतियों को वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? अगर देखिए यहाँ पे एक सर्कल दिखा दिया जाए तो बच्चा क्या कहेगा, ये रोटी की तरह है। और रोटी कैसा है? रोटी आपके सर्कल की तरह, मतलब गोल होती है रोटी। तो रोटी से यहाँ पे वो सर्कल शेप को सीखेगा और जैसे कि बर्थडे कैप होती है इससे वो यहाँ पे ट्रायंगल शेप को सीखेगा। तो देखिए कभी भी बच्चा अगर किसी चीज़ को देखकर आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये आकृति इस तरीके की है, ये शेप इस तरीके का है, तो बच्चा अभी कौन से लेवल पे है? बच्चा अभी लेवल 0 पे है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है विजुअलाइजेशन, जासूसीकरण। अब देखिए जैसे जैसे बच्चे की जो ज्योमेट्री को लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़ते रहेगी बच्चा अलग अलग लेवल में जाता रहेगा। अब जो लेवल 1 आएगा, लेवल 1 के अंदर बच्चा यहाँ पे एनालिसिस करने लग जाएगा, विश्लेषण करने लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 आकृतियाँ आपके सामने बनाऊं तो इन दोनों आकृतियों में आप कहेंगे कि फर्क क्या है? तो आप इसे स्क्वायर कहेंगे, यानी कि इसे आप वर्ग कहेंगे जिसकी चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। ये आपका हो गया रेक्टेंगल,
जो कि होता है आयत। अब देखिए यहाँ पर बच्चा ना इन दोनों आकृतियों को देखकर देखेगा तो ऑब्वियसली देख के ही बताएगा, देख के यहाँ पे क्या कर पाएगा, यहाँ पर बच्चा अंतर बता पाएगा कि इन दोनों में यहाँ पे क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि देखने में तो ये जो दोनों फिगर हैं इसकी 4 साइड है, पर जैसे कि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, इसमें अपोजिट साइड बराबर होती हैं, इस तरीके से यहाँ पे बता पाएगा। तो जब बच्चा कभी भी अंतर बता पाए, डिफरेंस से रिलेटेड अगर स्टेज पूछे तो आप क्या बोलोगे, एनालिसिस बोलोगे। इसके बाद अगला जो स्टेज आता है वो आता है आपका लेवल 2, जिसको आप इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर अनौपचारिक निगमन के नाम से जानते हो। अब देखिए यहाँ पर बच्चा क्या कर पाएगा, यहाँ पर बच्चा आकृतियों के बीच में रिलेशन, जो इनके बीच में संबंध होता है वे यहाँ पे बता पाएगा। आपके पेपर में आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें सीखनी है और एग्जाम ओरिएंटेड लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ें कैसे चलती हैं। अब जैसे अगर इन दोनों आकृतियों को अगर देख रहा है तो इन दोनों आकृतियों में संबंध कैसा है, जैसे कि इनके एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो इस तरीके से इनके बीच में संबंध जो है आपका ये बच्चा बता पाएगा। तो जब बच्चा यहाँ पे आकृतियों को देख के पहचान रहा है तो बच्चा अभी 0 लेवल पे है। जब बच्चा इन दोनों में अंतर बता पा रहा है, डिफरेंस बता पा रहा है, तो लेवल 1 पे है। जब बच्चा इनके बारे में रिलेशनशिप बता पा रहा है तो बच्चा अभी इनफॉर्मल डिडक्शन में है। अब बच्चा यहाँ पे कुछ जैसे कि यहाँ पे रिलेशन में यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी भी बच्चा सीखेगा। अब यहाँ पे क्या है, जब बच्चा इनके सूत्रों को सीखेगा और प्रॉपर्टी को डिटेल में सीखेगा तब बच्चा यहाँ पर किस में होगा, तब बच्चा यहाँ पे फॉर्मल डिडक्शन में यानी कि औपचारिक निगमन में होगा। इसके अलावा यहाँ पर जब लेवल 4 आएगा, अब देखिए सब चीज़ बच्चे ने सीख ली है, अब बच्चा इस चीज़ को अप्लाई करना यानी कि इसका उपयोग करना भी तो सीखेगा कि ज्योमेट्री का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हम परिमाप यानी कि पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं। लास्ट स्टेज होगी रिग्र यानी कि दृढ़ता। तो इस तरीके से यहाँ पे वैन हेले ने हमारी ज्योमेट्री अंडरस्टैंडिंग को लेके एक अलग अलग स्टेज दी। टोटल 5 स्टेज है, कहने के लिए यहाँ पे लेवल 4 लास्ट होता है, बट ये लेवल 0 से शुरू होता है और 5 लेवल देके यहाँ पे ज्योमेट्री को लर्न करने के लिए या फिर ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लेवल को एक्सप्लेन किया। आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करें। जब आप मैथ्स पेडागोजी को सॉल्व करोगे तो देखिए क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ ऐसे टर्म मिलेंगे जो कि आपको ऑप्शन में दिए गए होंगे, जो कि आपको शायद कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं एक एक टर्म को आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ और खास करके ये पेपर 2 मैथ्स में आपका जैसे कि एग्जिम्स हो गया, इसके अलावा प्रूफ हो गया, इसके अलावा कॉन्जेक्टर हो गया, ये टर्म पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो ट्रांसलेशन है ये आपका पेपर 1 में, तो इस तरीके से कुछ टर्म मैंने यहाँ पे कंबाइल करके लिख दी है। अब देखिए कभी भी यहाँ पे एग्जिम जो है ये अगर पूछा जाए कि ये क्या है, तो बेसिकली ये एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, एक ऐसे कथन होते हैं जो कि ये मान लिए जाते हैं कि क्या है ये आपकी ये सही है, यानी कि स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया जाता है, यहाँ पे सत्य मान लिया जाता है। पर होता क्या है कि ये आपका अभी प्रूफ नहीं हुआ। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो एग्जिम्स है इसके बारे में कि एग्जिम्स क्या होते हैं, ये स्वयं सिद्ध क्या होता है, ये आपके ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे आपके कथन होते हैं जो कि आपके सत्य मान लिए जाते हैं कि ये सही है, ये ट्रू है, पर अभी ये प्रूफ नहीं होते। तो इस तरीके का आपको कोई भी परिभाषा दे दी जाए, ऐसी कोई भी डेफिनेशन दे दी जाए तो वो एग्जिम्स की डेफिनेशन है। इसके अलावा प्रूफ का तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए प्रूफ क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, जिसको हम पूरी तरीके से चेक कर चुके हैं कि ये सही है और जो आपका वेरीफाई हो चुका है, जो आपका सिद्ध हो चुका है और मान लिया गया है कि ये चीज़ यहाँ पे सही है। अब इसके अलावा ये जो कॉन्जेक्टर होता है यानी कि अनुमान होता है, ये क्या है, अनुमान के अंदर हमारे ऐसे असर्शन या फिर आप कह लीजिए कि ऐसे अभिकथन आते हैं, ऐसे अभिकथन को लिया जाता है जो कि अभी यहाँ पर प्रूफ नहीं हुआ है। ये अब देखिए इसके अंदर क्या था, अब आप कहेंगे ये ऊपर भी तो सेम है, एग्जिम्स को मान लिया जाता है कि वो सही है, पर यहाँ पे ये जो कॉन्जेक्टर होते हैं, जो अनुमान होते हैं, ये अभी क्या है, ये ऐसे अभिकथन हैं, ऐसे आपके असर्शन हैं जो कि यहाँ पे प्रूफ नहीं हुए, इनको प्रूफ किया जा रहा है, ये प्रूफ नहीं है, पर यहाँ पे ये बिना प्रूफ के ही इन्हें सत्य मान लिया गया है एग्जिम्स के अंदर। अब अगर मैं ये जो ये नेक्स्ट टर्म दे रखा है जो कि है टिलेशन, अब ये जो
चौराक है या फिर आप टिलिंग के नाम से जानते हैं, ये क्या है इसको अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर आपका होता क्या है कि किसी भी एक शेप को पूरा करने के लिए अगर हम किसी भी टाइल को या फिर किसी भी जगह को पूरा करने के लिए किसी पैटर्न को बार बार यहाँ पर रिपीट अगर हमारे द्वारा किया जाए, जैसे कि हमारे घरों में जो टाइल्स लगाई जाती है, तो इसको हम बोलते हैं टिलेशन। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम शेप को किसी एक आकृति को, जैसे ये वाला आपका शेप हो गया, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ताकि ये पूरा डब्बा, ये पूरी स्पेस आपका भर सके। इसके अलावा एक और टर्म मैंने लिखा है, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स का आपका एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ लिंक है, इसी को ही आपका टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आप एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए एक शब्द यूज किया, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि एनसीएफ 2005 के अंदर भी बताया रखा है। तो टिलेशन क्या है कि एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न जो बार बार आपका रिपीट हो रहा है ताकि उस पूरे सीक्वेंस को पूरा कर सके, जिसको हम टिलेशन भी बोलते हैं। टाइल से याद रखिए, टाइल टिलेशन। इसके अलावा कॉन्जेक्टर क्या है कि एक ऐसा असर्शन, एक ऐसा अभिकथन जो प्रूफ नहीं है। इसके अलावा प्रूफ क्या होता है, यहाँ पे जो कोई स्टेटमेंट जो कि प्रूफ है, जो वेरीफाई है, जो सिद्ध है। इसके अलावा जो यहाँ पे एग्जिम्स है, यानी कि जो स्व सिद्ध है, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको मान लिया गया है कि ये ट्रू है, ये सही है, पर अभी ये प्रूफ नहीं है। आई होप ये सारे टर्म आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि हमारी जो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक होगी वो किस तरीके से होनी चाहिए। अब देखिए मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक एक ऐसी बुक होनी चाहिए जो कि एक्टिविटी बेस्ड हो, जिसमें कई सारी एक्टिविटी हो जो कि डे टू डे लाइफ से आपका रिलेट करती है। अब जैसे अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें बूझो पहेली की आपकी कई सारी यहाँ पे सिचुएशन, कई सारी एक्टिविटीज़ के साथ चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है, वो इसी पे बेस्ड है। इसके अलावा ये जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ये आपकी किस तरीके से बनाई गई है, ये आपकी यहाँ पे बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग बना रखी है। तो इस तरीके की आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि टेक्स्ट बुक के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। तो देखिए ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स आपका जानी चाहिए, यानी कि सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाए, कॉन्क्रीट से आपका एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाए, यानी कि मूर्त से अमूर्त चीज़ों की तरफ जाए। ऐसा नहीं कि पहले डिफ़िकल्ट चीज़ें उसके बाद हम यहाँ पे इजी चीज़ें समझाएं, ये पहले जनरल चीज़ें फिर स्पेसिफिक चीज़ों तक आपका मूव करना चाहिए। तो ये 3 कैरेक्टर हैं जो इसके अंदर होने चाहिए। साथ ही साथ अगर हम मैथ्स के अंदर टीचिंग मेथड की बात करें तो हम इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि से पढ़ाते हैं, जिसके अंदर हम बच्चे को पहले कुछ एग्जाम्पल और फिर को रूल की तरफ लेके चलते हैं। और ये आपका तरीका अच्छा माना जाता है किसमें, प्राइमरी क्लासरूम में। प्राथमिक कक्षाओं में पहले आप कुछ उदाहरण दीजिए, फिर आप रूल या फिर फॉर्मूले को बताइए। अब देखिए यही चीज़ अगर आपको डिडक्टिव मेथड में, निगमन विधि में करनी है, जो आपका यहाँ पे हायर क्लासरूम में होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर आप सीधा पहले एक फॉर्मूला दे दोगे, a + b का होल स्क्वायर, ये होगा a² + 2ab + b², और उसके बाद कहोगे कि यहाँ पर आपको फाइंड करना है यहाँ पे 304 का स्क्वायर। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 304 जो है वो 300 + 4 में यहाँ पे स्प्लिट कर देगा और इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो देखिए इस मेथड के अंदर ये बच्चा अभी क्या कर रहा है, इस मेथड के अंदर बच्चा यहाँ पे जो आपने रूल बताया, इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करके ये जो 304 है, इसको 304 को 304 से मल्टीप्लाई करने के बजाय इस रूल को अप्लाई करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। जहां पर बच्चा यहाँ रूल से यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ जाता है, वहाँ पर बच्चा डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि में होता है। इसके अलावा एक और होता है एनालिटिकल यानी कि विश्लेषण, जिसमें हम स्टेप वाइज चीज़ें बच्चे को सिखाते हैं ताकि बच्चा चीज़ों को वेरीफाई कर सके। तीनों मेथड के अपने अपने एडवांटेज है। अब देखिए अगर आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, आप अगर मूल्यांकन कर रहे हो, इवैल्यूएशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, एक आप कर सकते हो FA, एक आप कर सकते हो SA, दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है। FA होता है ड्यूरिंग द सेशन। ड्यूरिंग द सेशन मतलब जैसे यूनिट टेस्ट आपने ले लिया, क्विज ले लिया, ये आपके जो होते हैं ये आपके FA कहलाते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट कहलाते हैं, जो आपके क्लासरूम के बीच में होते हैं। इसके अलावा SA जो होता है वो एंड टर्म टेस्ट होता है। अब देखिए एंड टर्म टेस्ट के अंदर या आप क्या करते हो,
यहाँ पे जो सालाना परीक्षा होती है, जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, जो बच्चों के ग्रेड देने के लिए, जो बच्चों को प्रमोट करने के लिए होते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं। अब इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पोर्टफोलियो। क्या है पोर्टफोलियो? बच्चों की एक रिकॉर्ड फाइल होती है। ये क्या है? एक रिकॉर्ड फाइल है जिसमें बच्चों के सारे डेटा जो है वो लिखे जाते हैं, बच्चों के सारे अचीवमेंट को, बच्चे ने जो एक्टिविटी परफॉर्म की, छोटे बच्चों के पोर्टफोलियो बनते हैं। आप लोग कभी पीटीएम वगैरह में भी गए होंगे तो टीचर्स वहाँ पे पोर्टफोलियो भी दिखाते हैं कि बच्चों ने ये पेंटिंग किया, इस एक्टिविटी में पार्ट लेके बच्चों ने ये किया। बच्चों के हैंड इंप्रेशन भी लगाए जाते हैं, उससे बच्चे का एक तो यहाँ पे कलर का सेंस भी आता है और बच्चा खुद उस चीज़ को फील भी कर पाता है। अब इसके अलावा रिकॉर्ड्स किस तरीके से स्कूल में रखे जाते हैं, ये टर्म आपको ना पेडागोजी में मिल जाएंगे। जैसे कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड होगा, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होगा। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है किसी एक इवेंट की शॉर्ट स्टोरी, कि किसी एक इवेंट की शॉर्ट स्टोरी, यानी कि आपके स्कूल में अगर मान लीजिए इंग्लिश ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ, तो उस इवेंट के अंदर कोई बच्चा है जो जीता है, किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, तो आप क्या करोगे, उस शॉर्ट स्टोरी की, उस इवेंट की एक शॉर्ट स्टोरी आप यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे, वो होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? जो आपके क्लासरूम के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, जो आप अटेंडेंस ले रहे हो, जो आपके क्लासरूम में जो क्लास टेस्ट हो रहा है, वो सारे के सारे आपके जो रिकॉर्ड्स हैं ये आपके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होते हैं। तो इस तरीके से मैथ्स पेडागोजी में इन सभी चीज़ों का एक सार पूछा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और टर्म पूछे जाते हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग। अब देखिए डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग क्या है। डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होता है कि सबसे पहले आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, आपको पता चला कि यहाँ पर बच्चों के मार्क्स जो हैं एक लेवल के आ रहे हैं, मतलब हर किसी के यहाँ पे 20 में से जैसे 12-13 लाइक कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 आ रहे हैं, तो आप देखोगे कि डायग्नोस करोगे, पहचानोगे। डायग्नोस करने का मतलब होता है फाइंड करना, पहचानना कि किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस एरिया को ढूंढोगे और उस एरिया को ढूंढने के बाद आप इन्हें रेमेडी दोगे, आप इन्हें उपचार दोगे, यानी कि रेमेडियल टीचिंग जो स्कूल में आजकल होती है, जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाया जाता है जहाँ पे बच्चा वीक होता है, उसके बाद उसका रीटेस्ट लिया जाता है। तो ये टर्म आपसे पूछ लिया जाता है कि हम लोग जब यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है, हम यहाँ पे गैप को फाइंड आउट करते हैं। ये वर्ड ढूंढना, ये वर्ड मिलेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम ना गैप ढूंढते हैं कि बच्चे की लर्निंग में और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में कहाँ पे गैप आ गया है, और रेमेडियल टीचिंग में हम रेमेडी देते हैं, यानी कि बच्चों को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई होप ये मैथ्स का सेशन आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए। एग्जाम्स तक मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे लेके आते रहूँगी, और साथ ही साथ जैसे मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन है, मैं सोच रही हूँ एक साथ बंच बना के आप लोगों के लिए क्वेश्चंस की मैराथन अलग से मैं लेके आऊँ। आई होप आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारी अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप सीटेट के बाद जैसे DSSB टीचिंग एग्जाम हो गया, जो दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर की जॉब के लिए होता है, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप मेरी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें PRT और TG लेवल की क्लासेस मेरे द्वारा कराई जाती हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।